लोग का फिर से हम स्वागत करते हैं। हम इतिहास की क्लास में मैंने आपको इंट्रो वीडियो के रूप में दे दिया था। आज हम पढ़ने से पहले सिलेबस बता दें। सिलेबस में पहले हम चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस मैंने आपके सामने लिखा है, फिर भी एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हम करेंगे हड़प्पा काल से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से। मैंने आपको बताया भी था कि हम यहीं से भारतीय इतिहास की शुरुआत करें। इसके पहले वाला समय पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम आपकी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? हड़प्पा काल या हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का जो समय माना जाता है वो लगभग 2350 BC से 1750 BC का माना जाता है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 2350 से 1750 BC, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग ये लगभग में चल रहा है। कहीं पे आपको 2400 1700। जब हम हड़प्पा काल पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे टाइम के बारे में आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है अलग अलग जगहों का। कारण है, मैंने बताया था कि यहाँ पे लिपि जो है पढ़ी नहीं गई, इसलिए यहाँ के बारे में एग्जैक्ट समय का निर्धारण है। लेकिन वर्तमान समय में रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से या रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा इस काल को हम लगभग में ठीक ठाक निकाल लेते हैं। ये हो गया। तो हड़प्पा काल जिसे हम कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को हम कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु वैली सिविलाइजेशन। इसका समय ये माना जाएगा। उसके बाद आता है आपका क्या? वैदिक काल। चूँकि वैदिक काल में आपको वैदिक एज दो भागों में बटा हुआ माना जाएगा। एक होगा आपका अर्ली वैदिक और एक होगा आपका लेटर वैदिक। ये जो अर्ली वैदिक होगा, चूँकि पूरे वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1500 BC से 600 BC माना जाता है। ये 1500 BC से 600 BC माना जाता है। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, अर्ली वैदिक पूर्व वैदिक काल और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक को इस 1500 से लेकर के हम बांटते हैं 1000 BC तक, और लेटर वैदिक को हम मानते हैं 1000 BC से 600 BC तक। 1000 BC से 600 BC तक। तो ये जो वैदिक काल है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, ये आपको इसमें होगा। इसके बाद वैदिक काल चूँकि शुरू कहाँ से होता है? 1500 से 600। तब ये 250 साल का डिफरेंस आता है। जब हम पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ के बाद तुरंत जो है समय परिवर्तित माना जाएगा और एक अलग फेज हमें देखने को मिलेगा इतिहास में। फिर इसके बाद चूँकि 600 BC में आ गया, 600 BC शायद आप लोग को पता हो कि जो काल कहलाता है 600 BC का, वो अर्ली मौर्य। अर्ली मौर्य मतलब मौर्य काल के पहले का समय। इस समय को हमने कोई विशेष नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे कौन? बुद्ध, जैन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बौद्ध और जैन धर्म यहीं पे पढ़ने को मिलेगा। यहीं पे मगध का उदय हमें मिलेगा उस 600 से। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर शुरू होगा मौर्य काल। मौर्य काल जिसको हम 321 BC से 185 BC तक लेते हैं, और यहाँ पे 321 BC से 185 BC तक में हम मौर्य काल के सारे महत्वपूर्ण राजाओं को आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सारे होंगे। यहाँ पे लास्ट में 185 BC में हम क्या करेंगे? यहाँ पे सुंग वंश की स्थापना करवा देंगे। तो ये मौर्य काल हो जाएगा। मौर्य काल के बाद हम लेटर मौर्य। लेटर मौर्य हमने आप देखेंगे कि रंग में दिया है। हमने इसको 300 BC से 200 AD यानी 500 साल का जो समय है, इस पर हमने यहाँ के समय में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं या हो रही हैं उसका हम वर्णन करेंगे। इसके बाद गुप्त काल में आ जाए, हम AD में प्रवेश कर चुके हैं, तो हम कहेंगे 319 AD से 550 AD तक। ये हम गुप्त काल में हम आपको श्रीगुप्त से लेकर के धीरे धीरे सारे जितने भी राजा जो महत्वपूर्ण शासक होंगे उनको हम आपको लिखवा भी देंगे और आपको चर्चा करेंगे। और उसके बाद गुप्त काल, चूँकि गुप्त काल एक अच्छा समय माना जाता है, चाहे वो सिक्कों की दृष्टि से हो, चाहे वो समाज की दृष्टि से हो, कल्चरल रूप में, साहित्य के ये अच्छा माना जाता है। तो इसको जो है साहित्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो साहित्य युग का स्वर्ण काल के बाद फिर आता है उत्तर गुप्त काल, पोस्ट गुप्ता एज, जो 550 से 750। हम एंशिएंट हिस्ट्री को यहीं पे रोकेंगे 750 AD तक। हम हर्षवर्धन के बाद फिर रोकेंगे। फिर उसके बाद आपको जो है छोटे छोटे राजाओं को जो सामंत के रूप में हैं तो धीरे धीरे राजा के रूप में बनेंगे, उनकी विवरण देंगे और उसके बाद हम मध्यकाल स्टार्ट करेंगे। तो हमें एंशिएंट को यहाँ तक पढ़ना है। तो एंशिएंट काल में हमें
आपके पास जो जो समय आ रहा है उसका हमें आइडिया होना चाहिए। यानी कि एंशिएंट काल की कभी भी चर्चा की जाए तो आप अगर बताना चाहें तो पाषाण से बता सकते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में आप हड़प्पा काल से सिंधु घाटी सभ्यता से बता सकते हैं। सिंधु वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक काल दो भागों में, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक। वैदिक काल के बाद आप बताएंगे तो कौन सा, अर्ली मौर्य, जो कि मौर्य काल, मेन मौर्य काल के पहले अर्ली मौर्य। अर्ली मौर्य में आपके पूर्व मौर्य काल में कौन आएंगे, बौद्ध उज्जैन आएंगे, मगध साम्राज्य का यहीं पे देखेंगे। फिर उसके बाद हम मौर्य काल देखेंगे, मौर्य काल में हम चंद्रगुप्त, बिंदुसारा होते हुए सारे देखेंगे शासकों को और उनकी घटनाओं को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लेटर मौर्य पढ़ेंगे, उसमें हम आपको सुनगढ़, सातवाहन, जो छोटे छोटे शासक आ रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम गुप्त काल की चर्चा करेंगे, जिसमें गुप्त राजाओं से परिचित करवाएंगे। उसके बाद हम आपको पोस्ट गुप्त, उसके बाद हम फिर आपको फिर मिलेंगे। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी शुरुआत होगी हड़प्पा काल से, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में हम हड़प्पा सभ्यता इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका समय 2350 BC, 1750। इस सर्वाधिक मान्य टाइम पीरियड है, इसलिए हमने इसको लिखा। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने के पहले हम हड़प्पा सभ्यता की फ्रेमिंग कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता में हमें किसकी किसकी चर्चा करनी है, हमें क्या क्या पढ़ना है, तब जाके हम फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में अंदर पढ़ेंगे। कोई भी पार्ट आपको पढ़ना हो, कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना हो, किसी के बारे में पढ़ना, तो सबसे पहले उसका एक ड्राफ्ट आप तैयार करें। जैसे जो जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे देखिएगा। हम हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता, यानी कि क्या ऐसी और कोई भी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल में चल रही थी कहीं और, तो हम ये जाएंगे समकालीन सभ्यता। फिर हम इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा की खोज कैसे हुई, किसने की। फिर हम पढ़ेंगे हड़प्पा का समाज, सारी चीज़ें क्या है, हड़प्पा का समाज। फिर हम पढ़ेंगे हड़प्पा का विस्तार एवं सीमा। हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का कहाँ तक विस्तार है, उसकी बाउंड्री लाइन क्या है, वो हो जाएगी। फिर हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से स्थान जो ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें यहीं पर लिख के दे रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति, यानी नेचर कैसा था। नेचर में आपको ब्रैकेट में लिख के भी दे रहा हूँ, आपको पता है कि कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं। तो इसको हम जानेंगे क्यों आखिर ग्रामीण सभ्यता कहला रहे थे। फिर और भी हम जानना चाहें तो लिख सकता हूँ मैं, हड़प्पा का हम धर्म देख लेंगे, रिलीजियस देख लेंगे, और देखना चाहें तो हम इसकी क्वालिटी देख लेंगे, राज्य व्यवस्था देख लेंगे हड़प्पा। और उसके बाद एक टॉपिक पर हम लास्ट में जो चर्चा करेंगे वो हड़प्पा का पतन। पतन के साथ ही हम इसको उदय की चर्चा कर लेंगे, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, ये चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर तो इतनी बातों पे हमें बात करनी है, इतनी चीज़ों को हमें पढ़ना है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये और जो छोटी मोटी चीज़ें छूटेंगे अगर तो हम, यानी हमें रहना है इसी के इर्द गिर्द। तो हमारी शुरुआत कहाँ होगी, वो होगी हमारी शुरुआत हड़प्पा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता पहला पढ़ेंगे
समकालीन सभ्यता का मेरा कहने का मतलब है कि हम कब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज से 5000 साल पहले, यानी कि 5000 साल पहले कौन से ऐसे प्लेसेस थे जहाँ ये सभ्यताएं फैली थी इस टाइम में। तो 5000 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो एक नाम आता है मेसोपोटामिया, ये एक नाम है आपके पास। फिर दूसरा नील नदी के तट पर, फिर तीसरा पीली नदी, ये वांगहो नदी भी कहलाती, चाइना में है। फिर आपकी है सिंधु वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी या बस सिंधु वैली कह लो, सिंधु घाटी। ये इसमें क्या क्या शामिल होगा एक बार ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम एशियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम आज के भारत को दिमाग में नहीं रखेंगे जब तक हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये आज की चर्चा कर रहे हैं। आज के ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता में है। तो इसका मतलब 5000 साल पहले हमारे पास इन 4 जगहों से ये एक ऐसी है कि ये समकालीन सभ्यताएं जो एक दूसरे के पैरेलल में कहा जाए तो है। यानी नील नदी के तट पर हम बात कर रहे हैं कहाँ की, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की। हम यहाँ की बात कर रहे हैं पीली नदी, वांगो, चाइना, सिंधु घाटी का मेसोपोटामिया वाला सेक्टर जो हमारा ये कहलाता है ये होता है, जिसमें हम आपको अच्छा इसमें जानने वाले हैं। इसमें आपको इराक ईरान का भी थोड़ा सा पार्ट आता है। तो ये समकालीन सभ्यता है, यानी कि आपको यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन पैरेलल में निम्नलिखित से कौन सी सभ्यता प्रचलन में थी। तो ऑप्शन रहेगा तो आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट करिए ख्याल से। फिर मैंने आपको दूसरा देखा है हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज ये चीज है। इसमें हम आपको बता दें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको कहेंगे वो कहेंगे 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट, वनडे एग्जाम में हुआ था। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। इसके पहले भी आ चुका था। इसके पहले अगर बात करें तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पे में टीले की खोज कर दी थी, लेकिन हड़प्पा नगर की पूरी पर यहाँ पे 1921 में मानी जाती दयाराम साहनी ने। इसमें भी हम खोज में आपको एक ट्रिक लिखवा देंगे लास्ट में। इसमें हम लिखवाएंगे नगर, महत्वपूर्ण नगर और वो कौन सी नदियों के किनारे, वो चीज़ें हम आपको करवा देंगे। तो इतना कर दीजिए। इसको मैं यहीं पे हड़प्पा पर नहीं करता हूँ, जब मैं लास्ट में चर्चा करूँगा हड़प्पा सभ्यता के पतन और उदय के बारे में, तो मैं वहाँ इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करूँगा। फिर मैं आता हूँ हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एवं सीमा। ये सभ्यता कैसी है? यह सभ्यता लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह कैसी आकृति बनाती है? यह त्रिभुजाकार, यानी कि अगर मैं कहूँ, देखिए कैसे, अगर मैं कहूँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसको आप मिलाएंगे तो एक कैसा शेप बन रहा है? त्रिभुज का आकार। तो ये जो कैसी आकृति बनाती है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और ये आकृति कैसी बनाती है? त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। इसमें हम अगर बात करें तो इसकी
जम्मू कश्मीर पड़ता है। फिर मैं आऊँ वेस्ट पे आऊँ आपको तो सुक्का पेंडोर, ये फिर मैं इसको कहाँ पे साउथ में मैं यहाँ पे जाऊँगा तो दायमाबाद, और दायमाबाद आपको पता होगा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा तो पड़ता है आलमगीर, आलमगीर को कहाँ पड़ता है, यूपी में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो ये सारे जो है समुदाय आपकी कहाँ पे थी, ये आपकी बाउंड्री है हड़प्पा सभ्यता की। यानी उत्तर में जम्मू कश्मीर की मांडा क्या है, कुछ नहीं, यहाँ यूपी लास्ट, यहाँ पे दायमाबाद और यहाँ पे आपकी सुक्का पेंडोर। अब एक चीज़ पता करना है, आपको खुद पता करना ढूंढना है कि ये सारे प्लेसेस कौन सी नदी के किनारे हैं। यहाँ पे रिवर आपको पता करना है कौन सी नदी के किनारे है, ये चीज़। जम्मू कश्मीर में मांडा कौन सी रिवर में, दायमाबाद में कौन सी नदी, आलमगीरपुर में और सुक्का पेंडोर में। ये आपकी क्या होगी, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एवं ये सीमा। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि इसके